दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 2 जनवरी 2023। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ देख रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि अगर आपका कोई बिजनेस है और आप अपने बिजनेस को ग्रोथ दिलाना चाहते हैं, अपने बिजनेस का प्रमोट करना चाहते हैं, तो आप केडीबी लाइव के माध्यम से कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। जी इसके लिए आपको केडीबी लाइव के ऑफिशियल नंबर पर संपर्क करना होगा और ये नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं आप। ये केडीबी लाइव के ऑफिशियल नंबर है। केडीबी लाइव आपके बिजनेस को दूसरे लोगों तक पहुंचाएगा। जी हाँ, ये काम केडीबी लाइव करती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। तो दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि नए साल 2023 का आगाज़ हो चुका है। जब 2023 की शुरुआत हो चुकी है, नए साल के साथ ही आम लोगों को महंगाई का एक और झटका लगा है। सरकारी तेल कंपनियों ने 1 जनवरी 2023 को गैस सिलेंडर के नए भाव जारी कर दिए हैं। खास बात यह है कि गैस सिलेंडर के प्राइस में 25 रुपये तक की तेजी दर्ज की गई है। यह ध्यान देने वाली बात यह है कि यह बढ़ोतरी कमर्शियल गैस सिलेंडर के भाव में की गई है और घरेलू गैस सिलेंडर अपने पुराने रेट पर मिल रहे हैं। ऐसे में घर के गृहिणियों का बजट तो नहीं बिगड़ने वाला है, लेकिन रेस्टोरेंट, होटल आदि जगहों पर खाना महंगा हो सकता है क्योंकि कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हो गया है। नई दरें आज से लागू भी हो चुकी है। दोस्तों अब बात करते हैं कि ठंड और कोहरे ने लोगों की परेशानी बढ़ाकर रख दी है। जहां घने कोहरे का असर ट्रेन के परिचालन पर भी दिखने लगा है। घने कोहरे के चलते कई ट्रेनें देरी से चल रही है, जिस वजह से यात्री अपने निर्धारित समय पर गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जब पूर्व मध्य रेलवे के क्षेत्राधिकार से चलने वाली नई ट्रेन आज 1 घंटे से लेकर के 8 घंटे तक विलंब से चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस और राजधानी एक्सप्रेस भी 2.5 घंटे देरी से चली है। घने कोहरे के कारण किसी प्रकार का कोई भी हादसा ना हो, इसको देखते हुए ट्रेनों को कम रफ्तार पर चलाया जा रहा है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक नए साल के अवसर पर पटना, नालंदा, पूर्णिया समेत बिहार में 8 करोड़ लोगों को फ्री अनाज का लाभ मिलेगा। इसको लेकर के केंद्र सरकार के द्वारा आदेश जारी कर दिया है। खबर के अनुसार केंद्र सरकार ने मुफ्त राशन देने की योजना को दिसंबर 2023 तक के लिए बढ़ा दिया है। इसको लेकर के सरकार के द्वारा दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। इससे बिहार के करीब 8 करोड़ 71 लाख गरीब लोगों को फ्री राशन का लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि खाद्य सचिव विनय कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी लाभुकों को 31 दिसंबर 2023 तक फ्री अनाज दिया जाएगा। इसके लिए इनसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान साल 2020 में फ्री राशन देने की योजना शुरू की थी। यह योजना दिसंबर 2022 में खत्म हो रही थी, लेकिन केंद्र सरकार ने अब इस योजना को दिसंबर 2023 तक के लिए बढ़ा दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में चल रही बर्फीली हवाओं से यहां के तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। जब ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, बांका समेत 15 जिलों में कोल्ड डे की स्थिति उत्पन्न हो गई है तथा लोगों को कनकनी और फिर ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है। खबर के अनुसार पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी का असर बिहार में देखने को मिल रहा है। इसके असर से भागलपुर के सबौर में न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जबकि गया और समस्तीपुर में न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री दर्ज हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 3 दिन तक बिहार के लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ सुबह के समय कई जिलों में घने कोहरे की स्थिति भी उत्पन्न होगी, जिसके कारण वाहन चलाने वाले लोगों को काफी परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ करोड़ों किसान उठा रहे हैं। अब तक इस योजना की 12वीं किस्त खाते में ट्रांसफर की जा चुकी है, जिसके बाद अब 13वीं किस्त का लाभार्थी किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब इससे जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार नए साल पर पीएम किसान की 13वीं किस्त का तोहफा लाभार्थी किसानों को दे सकती है। जनवरी के पहले हफ्ते में किस्त के 2000 रुपये ट्रांसफर किए जा सकते हैं। हालांकि अभी तक इसको लेकर के सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि 13वीं किस्त को नए साल के सौगात के तौर पर किसानों के खाते में भेजा जा सकता है। पीएम किसान योजना का लाभ करीब 10 करोड़ से ज्यादा किसान उठा रहे हैं, लेकिन
जरूरतमंद किसानों के लिए चलाई जा रही इस योजना का कुछ अपात्र भी लाभ ले रहे हैं, जिसकी वजह से लाभार्थी किसानों के लिए ई-KYC करना अनिवार्य कर दिया गया है। जहां अगर आपने भी ये काम नहीं किया है तो फिर फौरन कर लीजिए, वरना अगले किस्त आपके खाते में नहीं आएगी। दोस्तों, बात करते हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, जहां वे लगातार जनसभाओं और फिर मीडिया को भी संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कई पत्रकारों के कई सवालों का जवाब दिया। हालांकि एक सवाल से राहुल गांधी चौंक गए और उन्होंने बहुत ही शालीनता और समझदारी से उसका जवाब दिया। दरअसल राहुल गांधी से पूछा गया था कि अगर वे देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो फिर सबसे पहले 3 काम क्या करेंगे। तो आइए जानते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने इन 3 सवालों का जवाब क्या दिया है। तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं सबसे पहले देश में शिक्षा की संरचना बनाना चाहता हूं। जी हाँ, हमारा एजुकेशन सिस्टम सही तरीके से काम ही नहीं कर रहा है, वे बच्चों को कोई भी विजन ही नहीं दे पा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैंने हजारों बच्चों से बात की है, जहाँ सबसे पूछा कॉलेज खत्म करने के बाद तुम क्या करना चाहते हो। मुझे बस 5 जवाब मिले, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, पायलट, IAS। राहुल गांधी ने कहा है कि 99.9% बच्चे यही जवाब दे रहे हैं, यानी कि हमारा एजुकेशन सिस्टम उन बच्चों को बता रहा है कि आप इन 5 काम के अलावा कुछ नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पर राहुल गांधी ने कहा कि हम बिना स्किल का सम्मान किए युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते हैं, या फिर चाहे वह कोई भी हो। अभी हम जिसके पास स्किल है उसकी मदद नहीं करते हैं, या उसकी स्किल को खत्म करने की कोशिश करते हैं। तीसरे नंबर का जवाब राहुल गांधी ने कहा है कि हमें देश में भाईचारा, एकता और प्रेम की भावना का प्रसार करना है। इसका असर देश की सीमाओं पर भी पड़ता है। देश में हिंसा, नफरत का असर दूसरे देश देखते हैं, जहां उसका फायदा उठाते हैं। हमारी विदेशी नीति बहुत भ्रमित करने वाली है, उससे हमें जबरदस्त नुकसान होगा। मैं कोरोना के समय में भी ऐसा ही कह रहा था। दोस्तों, बात करते हैं कि बदलते वक्त के साथ ही भारत में बैंकिंग के तरीकों में कई बड़े बदलाव आ चुके हैं। आजकल लोग कैश निकालने के लिए बैंक की लंबी लंबी लाइनों में लगने के बजाय ATM से कैश विड्रॉल करना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे जैसे ATM का यूज़ बढ़ा है, वैसे वैसे ATM से जुड़े फ्रॉड के मामले में भी तेज़ी से देखने को मिली है। कई बार लोगों की छोटी सी गलती उन्हें कंगाल बना सकती है। अभी हम आपको उन कॉमन गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिसे किसी भी ATM कार्ड यूज़र को करने से बचना चाहिए। यानी कि अगर आप ATM कार्ड का यूज़ करते हैं तो फिर आपको इन गलतियों को जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप बाद में पछता सकते हैं और फंस सकते हैं। जी हाँ, इससे आप ATM फ्रॉड से सुरक्षित रहेंगे। तो आइए जानते हैं उन गलतियों के बारे में जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अक्सर देखा गया है कि जब लोगों को ATM मशीन से पैसे विड्रॉल करने में दिक्कत होती है तो फिर वे आसपास खड़े किसी भी अनजान व्यक्ति से कैश विड्रॉल के लिए मदद मांग लेते हैं। ऐसे में फ्रॉड करने वाले लोग मदद की आड़ में ATM कार्ड को बदल करके आपसे पिन की जानकारी ले लेते हैं, या इसके बाद वे आपके खाते को खाली कर देते हैं। ऐसे में आप किसी भी अनजान व्यक्ति से ATM यूज़ करने के लिए मदद लेने से बिल्कुल भी बचें। दूसरे नंबर पर बात करें तो ध्यान रखें कि आप केवल ऐसे ATM का ही यूज़ करें जो ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर लगा हो। या सुनसान जगहों पर लगे ATM पर जालसाज लोग ATM का डाटा चोरी करने के लिए स्किमर नाम की डिवाइस लगा देते हैं। इससे आपके कार्ड के सारे डिटेल्स चोरी हो जाता है। वहीं भीड़ भाड़ वाले ATM में लोगों की आवाजाही के कारण इस डिवाइस को लगा पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आप सुनसान ATM को यूज़ करने से बिल्कुल भी बचें। तीसरे नंबर पर बात करें तो आजकल कई साइबर अपराधी बैंक डिटेल्स, लॉटरी, KYC के नाम पर कॉल करके लोगों से उनके पर्सनल डिटेल्स जैसे आधार नंबर, पैन नंबर, ATM कार्ड, CVV नंबर, OTP आदि की जानकारी मांगते हैं। ऐसे में हमेशा ध्यान रखें कि आप ऐसी डिटेल्स किसी के साथ भी शेयर ना करें। चौथे नंबर पर बात करें तो बहुत से लोगों की आदत होती है कि वे अपने डेबिट कार्ड या फिर ATM कार्ड का पिन लंबे वक्त तक नहीं बदलते हैं। ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। जब कोशिश करें कि हर कुछ दिन के बाद आप अपने पिन को बदलते रहें, इससे आप ATM फ्रॉड की संभावनाओं को भी कई गुना तक कम कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के प्रशासनिक गलियारों से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बड़े पैमाने पर IAS अधिकारियों का तबादला किया गया है। इनमें DG रैंक के कई अधिकारी भी शामिल है, जहां वही कई जिलों के SP भी बदल दिए गए हैं।
जब बिहार के कुल 45 आईपीएस अधिकारियों का इधर से उधर कर दिया गया है। जिन आईपीएस अधिकारियों का प्रमोशन हुआ था उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है। वही डीआईजी में प्रमोशन होने के बाद भी अगले आदेश तक आईपीएस मानवजीत सिंह ढिल्लो पटना के एसएसपी के पद पर बने रहेंगे। गृह विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। विकास कुमार को छपरा रेंज का पुलिस उप महानिरीक्षक बनाया गया है, जबकि दलजीत सिंह अपराध अनुसंधान विभाग के पुलिस उप महानिरीक्षक बने हैं। जहां आलोक राज को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो का महानिरीक्षक बनाया गया है। जब पदस्थापन की प्रतीक्षा में रही प्रति वर्मा को महानिदेशक प्रशिक्षण के पद पर पोस्टिंग मिली है। जहां निगरानी ब्यूरो के एडीजी सुनील कुमार झा को अपर पुलिस महानिरीक्षक तकनीक सेवा बनाया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार को विपक्ष का कोई भी दल भाव नहीं दे रहा है, इसलिए हताश होकर के खुद को पीएम पद की रेस से बाहर बता रहे हैं। जब वे 3 महीने से दिल्ली नहीं गए हैं और जिनसे मिलकर के आए थे उनमें से किसी ने पलटकर पूछा भी नहीं। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा में एनडीए से नाता तोड़ा, जब स्वयं को पीएम प्रोजेक्ट करने के बारे में लगवाया और बिहार की तरह देश का नेतृत्व करने के इरादे जाहिर करने वाले होर्डिंग तक लगवाए। अब कह रहे हैं कि वे इस स्पर्धा में नहीं हैं। ये दोहरापन लोग देख रहे हैं। जो उन्होंने 2024 के संसदीय चुनाव में राहुल गांधी को पीएम प्रत्याशी बनाने की मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की राय का स्वागत किया है और कहा है कि भाजपा भी चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच सीधा मुकाबला हो। नीतीश कुमार को कोई स्वीकार नहीं करेगा। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार को ना राहुल गांधी ने अपनी यात्रा में बुलाया, ना सोनिया गांधी को पंजाब चुनाव के बाद मिलने का वक्त देने की बात याद रही। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को भी पद ग्रहण किए 2 महीने हो गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार को बुलाया भी नहीं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता का जो गुब्बारा उड़ाया था वह फुस हो गया। जब ममता बनर्जी, केसीआर, केजरीवाल सबने हाथ खींच लिए। तो दोस्तों बात करते हैं कि साल के अंतिम दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत पूरी कैबिनेट अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करती है। 2022 के अंतिम दिन 31 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी संपत्ति की जानकारी शेयर किया है। इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत की संपत्ति का ब्यौरा शेयर नहीं किया है। इसके पहले तक वे बेटे की संपत्ति का भी जिक्र करते थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार उनके पास नगद 28,135 रुपये हैं। वहीं एसबीआई पटना सेक्रेटरिएट में 25,414 रुपये हैं। एसबीआई पार्लियामेंट्री हाउस दिल्ली में 3,243 रुपये हैं। पंजाब नेशनल बैंक बोरिंग रोड में 23,199 रुपये हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर एक इको स्पोर्ट गाड़ी है। वहीं सोने की 2 अंगूठी भी है। इसके अलावा अन्य घरेलू सामान है। वहीं अचल संपत्ति के रूप में रेजिडेंशियल भवन सांसद बिहार कोऑपरेटिव ग्रुप हाउस सोसाइटी द्वारिका में है। वर्तमान मूल्य 58 लाख रुपए है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि पीएम सीएम बनने का सपना देखने के चक्कर में चाचा भतीजी की जोड़ी बिहार के सपनों को चकनाचूर कर रही है। यह भाजपा ने चाणक्य बनकर के जिसे चंद्रगुप्त बनाया था वह चंद्रगुप्त धोखेबाज निकला और बिहार में गुंडा राज कायम हो गया। विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि नीतीश कुमार ने समाज को बर्बाद कर दिया है। यह न्याय के साथ विकास करने की बात करने वाले नीतीश कुमार ने सुशासन स्थापित करने का संकल्प लिया था। जनादेश एनडीए को मिला था, लेकिन नीतीश कुमार सत्ता से बाहर रहने वाले को चोर दरवाजे से सत्ता में ला करके अराजकता फैला रहे हैं, जब कुशासन स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हत्या, लूट, अपहरण, चोरी की घटना से पूरे बिहार कह रहा है। सरकार समाज को बर्बाद कर रही है। नीतीश कुमार बर्बादी की समीक्षा करें या शराब के अहंकार में गरीब गुरबा को जेल का सफर कराया जा रहा है। पुलिस पदाधिकारी शराब के नाम पर दोहरा शोषण करके धन कुबेर बन रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अहंकार के कारण शराब माफिया अपराधी का एक वर्ग तैयार कर दिया गया है। समाज को दहशत और भ्रष्टाचार से बचाने की समीक्षा करनी चाहिए। नीतीश कुमार बहुत दिनों तक कुर्सी पर रहने वाले नहीं हैं। एक ठग दूसरे को ठग रहा है। महागठबंधन में एक ठग प्रधानमंत्री का सपना दिखा करके कुर्सी से उतारना चाहता है, तो फिर वही दूसरा 2025 का सपना दिखा करके कुर्सी पर बैठा रहना चाहता है। जब कुर्सी के खींचताने में बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है, प्रशासनिक अराजकता फैल रही है। नीतीश कुमार जो बोलते हैं वे करते नहीं हैं और जो करते हैं वे बोलते नहीं हैं, क्योंकि उनका नाम इनके कथित बड़े भाई लालू प्रसाद यादव और भतीजे ने ही पलटू राम रखा है। वे कब पलटी मारेंगे ये किसी को पता नहीं। दोस्तों
दोस्तों बात करते हैं कि बॉलीवुड फिल्म नायक की तर्ज पर वायरल गर्ल सलोनी को एक दिन के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी कि डीईओ बनाया गया है। डीईओ बनने के बाद सलोनी ने शिक्षकों को समय पर स्कूल पहुंचाने और फिर बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की बात कही है। इससे पहले सलोनी रोहतास डीएम धर्मेंद्र कुमार के चैम्बर में पहुंची, जहां नशा मुक्ति पर उसने कई गीतों को गाया। सलोनी के गीतों को सुनने के बाद डीएम साहब ने भी उसकी तारीफ की है। दरअसल बिहार के रोहतास जिला के तिलोथू क्षेत्र के रहने वाली छात्रा सलोनी ने मध्य विद्यालय पतलुका में पढ़ती है। वायरल गर्ल सलोनी गरीब परिवार की है। यह शराब पीने से होने वाले नुकसान को गीतों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास करके सलोनी ने किया है। सलोनी का वीडियो वायरल होने के बाद वह चर्चा में आ गई। जहां संवाद कक्ष में सलोनी ने नशा मुक्ति पर गीत गाया। इस दौरान डीएम धर्मेंद्र कुमार भी मौजूद थे, जहां कई पदाधिकारी और फिर विभागीय कर्मचारी भी इस दौरान उपस्थित थे। सलोनी की गीतों को सुनने के बाद पूरा संवाद कक्ष तालियों की गूंज उठा, जहां सभी ने वायरल गर्ल की खूब तारीफ की। दोस्तों बात करते हैं कि साल के अंतिम दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत सभी मंत्रियों ने अपनी संपत्ति को सार्वजनिक किया है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पास नगद 75,000 रुपए हैं, तो फिर वहीं उनकी पत्नी राजश्री के हाथ में 1,25,000 रुपए हैं। जब वित्तीय वर्ष 2021-22 में तेजस्वी यादव ने 3,76,090 रुपए इनकम टैक्स रिटर्न के रूप में दिया है। तेजस्वी यादव के बैंक खाते में पैसे की अगर बात करें तो फिर एसबीआई सेक्रेटरिएट में 44,94,718 रुपए जमा है। एसबीआई रेल भवन नई दिल्ली में 27,05,642 रुपए हैं। पीपीएफ अकाउंट एसबीआई सेक्रेटरिएट में 18,11,962 रुपए हैं। एसबीआई पटना सेक्रेटरिएट में 34,255 रुपए हैं। एसबीआई बेली रोड में फिक्स डिपॉजिट 95,229 रुपए हैं। जब मध्य बिहार ग्रामीण बैंक कंकरबाग में 0 रुपए हैं। वहीं पत्नी राजश्री के आईडीबीआई बैंक में पटना में 1 लाख रुपए जमा है, जबकि आईडीबीआई बैंक में फिक्स डिपॉजिट के रूप में 2,02,526 रुपए हैं। पत्नी के नाम पर LIC पॉलिसी 2,05,343 रुपए हैं। तेजस्वी यादव के पास 200 ग्राम सोना की ज्वेलरी जिसका बाजार मूल्य 9,53,000 रुपए है। जब पत्नी के नाम पर 480 ग्राम सोने की ज्वेलरी जिसका मूल्य 22,87,200 रुपए है, जबकि चांदी 2 किलो है जिसका मूल्य 1 लाख रुपए है। तेजस्वी यादव के पास खेती योग्य भूमि फुलवारी शरीफ के पलांगा मौजा में 2 बीघा जमीन है। गोपालगंज के फुलवड़िया में 19 डिसमिल के अलावा 10 कट्ठा 17 धुर है। दोस्तों बात करते हैं कि जिस पुलिस पर जनता की रक्षा करने की जिम्मेदारी हो, अगर वही उन्हें लूटने लगे तो फिर किसी को भी हैरानी होगी। जब बिहार के पटना में हैरान कर देने वाला एक ऐसा मामला सामने आया है। जी हाँ, पटना के खगोल में आरपीएफ के एक जवान ने चाकू की नोक पर जूनियर इंजीनियर को दिन दहाड़े लूटने का प्रयास किया। जब आरोपित की पहचान की गई तो फिर पुलिस महकमे में हरकंप मच गया। जूनियर इंजीनियर को लूटने का प्रयास करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि रेलवे पुलिसकर्मी निकला। पथ निर्माण विभाग में कार्यरत जूनियर इंजीनियर सुजीत कुमार ने बताया कि शनिवार की अहले सुबह 5 बजे वे अपनी ड्यूटी से छुट्टी लेकर के दानापुर रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। फिर वहां से पैदल ही खगोल न्यौरा रोड में स्थित अपने आवास की ओर जा रहे थे। खगोल न्यौरा रोड में स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम के नजदीक वे जैसे ही पहुंचे तो फिर एक व्यक्ति ने चाकू की नोक पर उसका बैग और फिर मोबाइल छीनने की कोशिश की। पीड़ित ने बताया है कि जब मैंने शोर मचाना शुरू किया तो फिर वह बदमाश भाग खड़ा हुआ। उन्होंने व्यक्ति के बारे में जानकारी हासिल की तो फिर पता चला है कि वे रेलवे सुरक्षा बल में पुलिस के पद पर तैनात हैं। आरोपी की पहचान धनंजय कुमार सिंह के तौर पर की गई है। जूनियर इंजीनियर ने इसके बाद थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। दोस्तों बात करते हैं कि नए साल में 23 का आगाज हो चुका है। इसी कड़ी में नए साल में हमारे जीवन से जुड़े कई विषयों में बदलाव आएगा। इसके साथ ही बिहार के युवाओं को भी इस नए साल से बहुत कुछ की उम्मीद है। इसी कड़ी में से कुछ प्रमुख जानकारियां आपके साथ अभी शेयर कर रहे हैं। बिहार में इस नए साल में विभिन्न पदों पर करीब 3 लाख से अधिक नौकरियों की रिक्तियां जारी हो सकती है। जब पुलिस महकमे में करीब 75,000 से अधिक पदों में करीब आधे पद भरे जाएंगे। इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग में करीब 1,60,000 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा कॉलेज और विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर साहब प्रोफेसर और प्रोफेसरों की नियुक्ति होगी। इसके साथ ही साथ 450 कॉलेजों में अस्थायी प्राचार्य और 6,000 से अधिक तृतीय श्रेणी के कर्मियों की नियुक्ति होगी। स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है। 2,20,000 शिक्षक और लाइब्रेरियन की नियुक्ति होगी। इसके अलावा बिहार के दरभंगा में एम्स के निर्माण का रास्ता साफ होगा। समस्तीपुर और पूर्णिया मेडिकल कॉलेज
में MBBS की पढ़ाई शुरू होगी। मुजफ्फरपुर के टाटा कैंसर अस्पताल के सहयोग से कैंसर अस्पताल का निर्माण शुरू होगा। जहां सरकार ने वैशाली, मधेपुरा, मधुबनी, छपरा समेत कई जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल खोलने की घोषणा की है। कुछ जगहों पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल 2023 में जमीन पर उतर आएंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर करारा हमला बोला है। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि दोनों ठग कुर्सी का लालच देकर के एक दूसरे को ठगने का काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने सीएम नीतीश कुमार की राज्य में यानी कि बिहार में शुरू होने वाली यात्रा को लेकर के भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि समाज सुधार पर निकलने की तैयारी कर रहे सीएम नीतीश कुमार को पहले बिहार में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार पर समीक्षा करने की जरूरत है। सीएम नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि समाज को बर्बाद करने के बाद सीएम नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा पर निकल रहे हैं। उन्हें पहले इसकी समीक्षा करनी चाहिए कि बिहार में अपराध, भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा ने आगे कहा है कि शराब के अहंकार में गरीबों को फर्जी केसों में फंसा करके जेल की हवा खिला रहे हैं। या सरकार के अधिकारी गरीबों का शोषण करके धन कुबेर बनने में लगे हुए हैं। बिहार में अवैध शराब कारोबारियों द्वारा अपराधियों का नया वर्ग तैयार किया जा रहा है, जो खुल करके अपराध की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार को समाज से दहशत खत्म करने के लिए, समाज को बचाने के लिए ब्लॉक थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने की समीक्षा करनी चाहिए। विजय कुमार सिन्हा इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि सीएम नीतीश कुमार में अब राज्य का विकास करने में सक्षम नहीं रह गए हैं। एनडीए के शासनकाल में जो विकास राज्य में हुआ है उसे ही नीतीश बचा लें तो फिर उनके लिए ये बड़ी बात होगी। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार पर संयुक्त रूप से बिना नाम लिए तंज कसते हुए कहा कि दो ठग एक दूसरे को ठगने का काम कर रहे हैं। दोनों ही ठग एक दूसरे को कुर्सी का सपना दिखा करके अपनी कुर्सी बचाने की जुगत में लगे हुए हैं। बिहार की जनता दोनों की खींचातानी में पीस रही है, त्राहिमाम कर रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के छपरा में एक शादीशुदा महिला की उसकी प्रेमी से शादी करवा दी गई। जी हाँ, मामला परसा के मारड़ टोला चकसबाज गांव का है। यहाँ कुछ दिन पहले एक शादीशुदा महिला से उसका प्रेमी मिलने पहुंचा था। दोनों को घर वालों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद प्रेमी की पहले तो खूब कुटाई हुई, फिर सास ससुर ने इस कमाल की प्रेम कहानी को शानदार मंजिल दे दी। परिवार वालों ने पत्नी की शादी उसकी प्रेमी से करा दी और उसे विदा कर दिया। जब सास ने कहा कि बहू जहां भी रहे बस खुश रहे। वीडियो भी तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं। बताया जाता है कि लड़की की शादी मराड़ टोले चकसबाज निवासी अमरीश कुमार सिंह से 3 साल पहले हुई थी। शादी के बाद भी वे अपने पूर्व प्रेमी के साथ फरार हो गई थी, लेकिन पुलिस ने उसे खोज निकाला। वहीं बुधवार को घर वालों ने बंद कमरे में दोनों को पकड़ लिया था। पहले तो दोनों को बंधक बना करके लड़की की पिटाई हुई। इसके बाद ग्रामीणों की उपस्थिति में दोनों की शादी करा दी गई। हालांकि महिला का पति बाहर रह करके जॉब करता है, जब पत्नी सास ससुर के साथ रहती है। जब सास ससुर ने कहा कि वे अपने प्रेमी के साथ ही खुश रहेगी, इसलिए दोनों की शादी करवा दी गई। ससुराल वालों ने ऐसी बहू से तौबा कर लिया है। ये शादी चर्चा का विषय बन गई है। इसका वीडियो भी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में नया साल का जश्न मनाया गया। जहां शनिवार की रात 12 बजे ही लोग एक दूसरे को नए साल की बधाई देने लगे। जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी लोगों को नया साल की बधाई दी। जहां उन्होंने आशा व्यक्त किया है कि ये नया साल हम सब के लिए सुख, शांति, समृद्धि, कामयाबी, प्रगति, प्रेम, सद्भाव का होगा। देश और राज्य प्रगति और फिर विकास की ऊंचाई को छुएगा। आपसी भाईचारा, सद्भाव, प्रेम की माहौल में हमारा देश भारत निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। नफरत का अंत होगा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आइए हम सब मिलकर के नए साल में प्रेम, सद्भाव की दीप को जलाएं। खुशियों और कामयाबी से भरे समाज, राज्य और देश का निर्माण करें। गरीब, अभिवंचित, पीड़ितों की सेवा करें। उन्हें भी अपनी खुशियों में शामिल करें। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव, राज्यसभा सांसद मीसा भारती ने भी राज्यवासियों को नव वर्ष की बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। कहा कि ये साल प्रेम, सद्भाव एवं प्रगति का हो, इसकी कामना ऊपर वाले से करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि नए साल 2023 का आगाज हो चुका है। इसके चलते सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की नई कीमतें जारी कर दी है। आज पेट्रोल डीजल के दामों में लोगों को थोड़ी सी राहत मिली है। जहां पेट्रोल में आज 18 पैसे और डीजल में 17 पैसे की गिरावट आई है, जिसके चलते राजधानी पटना में आज पेट्रोल के 108 रुपये 99 रुपये और फिर डीजल 95 रुपये 65 पैसे में बिक रही है। वहीं पर मुजफ्फरपुर में 108 रुपये 19 पैसे
प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल 94 रुपये 91 पैसे प्रति लीटर पर हिसाब से बिक रहा है। पूर्णिया में 109 रुपये 31 पैसे पेट्रोल, डीजल 95 रुपये 95 पैसे के हिसाब से प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। भागलपुर में 107 रुपये 82 पैसे पेट्रोल, जबकि डीजल 94 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। गया में 108 रुपये 31 पैसे पेट्रोल, डीजल 95 रुपये 4 पैसे के लीटर के हिसाब से बिक रहा है। आपको बता दूं कि हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी जाती है, जिसके बाद सुबह 6 बजे से ही नए रेट लागू हो जाते हैं। आपको बता दूं कि पेट्रोल और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीजल कमीशन, वेट और अन्य चीज़ों जुड़ जाने की वजह से इसका दाम मूल भाव से लगभग दोगुना हो जाता है। इस वजह से पेट्रोल डीजल के दाम इतने अधिक हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में नए साल की शुरुआत घने कोहरे के बीच हुई है। यहाँ आने वाले 2 से 3 दिनों तक मौसम ऐसे ही रहने की संभावना है। बीते 24 घंटे में बिहार के कई जिलों में तापमान 10 डिग्री से कम रहा। वहीं 6 डिग्री सेल्सियस के साथ गया सबसे कम तापमान के साथ बिहार का सबसे ठंडा शहर रहा। बिहार में बीते कुछ दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। धूप का असर कम होने के कारण एक अंक अनिवार्य ठंड से लोग परेशान हैं। जहाँ कल गया, भागलपुर, पूर्णिया, पटना, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार में घना कोहरा छाया रहा। हल्के बादल रहने के कारण धूप का असर कम रहा। इसके चलते कनकनी ने परेशान किया। बीते 24 घंटे में औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, सीवान, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, बेगूसराय और सीतामढ़ी में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहा। इसके साथ ही पटना, गया, औरंगाबाद, शेखपुरा और बांका की अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पूर्णिया और पटना में 50 मीटर दृश्यता रह गई। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले 2 दिनों तक मौसम इसी तरह रहने के आसार हैं। हालांकि इसके बाद मौसम में बदलाव होने की भी संभावना है। बिहार में कड़ाके की ठंड ने जीवन बेहाल कर दिया है। घने कोहरे के कारण दृश्यता कम हो गई। वहीं कोहरे के चलते कई ट्रेनें और फ्लाइट कैंसिल है। कल बिहार के सभी पिकनिक स्पॉट पर भीड़ रहे, जब लोग ठंड के बीच नए साल मनाया। हालांकि रोज देखा जाए तो फिर लोग ठंड भगाने के लिए अलाव का इस्तेमाल करते हैं। बताया जाता है कि 14 जनवरी तक मौसम की स्थिति ऐसे ही रहने वाली है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस और पीएम मोदी पर जमकर के निशाना साधा है। यह नीतीश कुमार ने कहा है कि आरएसएस का आज़ादी की लड़ाई से उनको कोई लेना देना नहीं था। इसके साथ ही पीएम मोदी को नए देश के नए पिता बताए जाने पर भी सवाल पूछा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि आज़ादी की लड़ाई से उनका कोई लेना देना नहीं था। आज़ादी की लड़ाई में आरएसएस का कोई योगदान था ही नहीं। हमारे पिता आज़ादी की लड़ाई में थे, उनसे हमको आज़ादी की लड़ाई के बारे में एक एक बात पता चली। बापू के योगदान को हम लोग कभी भुला नहीं सकते हैं। हमने नए राष्ट्रपिता के बारे में सुना है, अखबारों में पढ़ा है। बताइए, नए भारत के नए पिता ने देश के लिए क्या किया है? बताइए, कहाँ भारत आगे बढ़ा है? सिवाय इसके की नई टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन इसका भी उन्होंने जबरदस्ती रूप से उपयोग किया है। इससे पहले राहुल गांधी की प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर के नीतीश कुमार ने कहा था कि विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी की बतौर पीएम पद के चेहरे पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए विपक्षी दल आपस में बातचीत करें और उन्हें एकजुट करने की ज़रूरत है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, बैठक करके चर्चा करेंगे। नीतीश कुमार ने कहा है कि पार्टी का कार्यक्रम करना सबका अपना काम है। यह पार्टी के काम से हम लोगों को मतलब नहीं है। जैसे ही ये लोग अपने काम से फ्री हो जाएंगे, उसके बाद फिर बैठक बुलाएंगे। नीतीश कुमार का कहना था कि हम लोग बैठक में आपस में बात करेंगे और आगे के बारे में तय करेंगे। उसी के आधार पर आगे की रणनीति तय होगी। अभी अपना अपना कार्यक्रम चल रहा है। नीतीश कुमार ने कहा है कि राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बनाने से उनको कोई समस्या नहीं है। हालांकि उन्होंने दोहराया है कि वे दावेदारी नहीं है, यह उसका दावेदारी नहीं है। आपको बता दूं कि एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा था कि विपक्ष की तरफ से संयुक्त रूप से राहुल गांधी 2024 के चुनाव में पीएम पद के उम्मीदवार होंगे। कमलनाथ ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल गांधी की खुलकर की तारीफ की है और कहा है कि वे सत्ता के लिए नहीं बल्कि देश के आम लोगों के लिए राजनीति कर रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि इस साल भारत में कोरोना के चौथे लहर के बड़े खतरे को दस्तक देता हुआ नजर आ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अगले 40 दिन कोरोना संक्रमण के लिहाज से काफ़ी गंभीर हो सकते हैं। यह भारत में सबसे बड़ा खतरा दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों से है। ऐसे में कोरोना के खतरे को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कुछ सख्त कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में आज से भारत में इंटरनेशनल ट्रैवल को लेकर के एयर सुविधा लागू कर दी गई है। दरअसल भारत में चीन समेत 6 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि उन्हें यात्रा करने से पहले अपनी नेगेटिव रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
तभी उन्हें भारत में प्रवेश दिया जाएगा। यदि कोई भी विदेशी यात्री ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उन्हें भारत में एंट्री नहीं मिलेगी। भारत सरकार ने जिन देशों के यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट निर्माण अनिवार्य किया है उसमें चीन, हांगकांग, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल है। इसके अलावा कुछ राज्यों ने भी अपने स्तर से विदेशी यात्रियों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी कर दिया है। बिहार सरकार और कर्नाटक सरकार का नाम भी शामिल है। यह बिहार में नए साल में आने वाले विदेशी यात्रियों को एयरपोर्ट पर अपना कोविड टेस्ट करवाना होगा या फिर उन्हें हाल के RT-PCR नेगेटिव टेस्ट दिखाना अनिवार्य होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। यहाँ नशा से जुड़ा हुआ कोई भी कारोबारी या फिर उसका सेवन करने पर मनाही है। इसको लेकर के कड़ा सजा का भी प्रावधान है। हालांकि इसके बावजूद भी हकीकत क्या है ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। जहाँ इसी कड़ी में अब राज्य सरकार पिछले दिनों हुए अपने किरकिरे को देखते हुए बड़ा निर्णय लेने जा रही है। बिहार सरकार ने ये निर्णय लिया है कि बिहार में नए साल से उत्पाद विभाग से स्पिरिट धोने वाले वाहनों का निबंधन करवाना अनिवार्य होगा। दरअसल छपरा में हुए जहरीले शराब कांड के बाद सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब ये निर्णय लिया गया है कि बिहार में नशे के कारोबार पर पहले से अधिक सख्ती होगी। इसी कारण राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि परिवहन कंपनियों को भी मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग से कफ, सिरप, स्पिरिट आदि ढोने वाले गाड़ियों के ट्रांसपोर्टरों को निबंधित करना अनिवार्य होगा। इसके तहत राज्य में होम्योपैथिक डॉक्टरों पर निगरानी रखी जाएगी। आपको बता दें कि छपरा जहरीले शराब कांड में होम्योपैथिक दवा का दुरुपयोग करके शराब बनाने की बात सामने आई थी। इसके बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। नए नियम के तहत स्पिरिट, साइलेंट स्पिरिट, कप, सिरप या फिर किसी भी ऐसे सामान का परिवहन करने वाले वाहनों को मद्य निषेध विभाग में निबंधन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि साल 2022 को पीछे छोड़कर के देश दुनिया ने साल 2023 की शुरुआत कर दी है। जी हाँ, इस नए साल के मौके पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 31 दिसंबर की रात को देशवासियों को नए साल की बधाई दी। राहुल गांधी ने ट्विटर पर अपनी भारत जोड़ो यात्रा की एक वीडियो क्लिप शेयर की है और लिखा है कि उम्मीद है 2023 में हर गली, हर गांव, हर शहर में मोहब्बत की दुकान खुलेगी। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए निकली हुई है। इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी देश को एकजुट करने का संदेश दे रहे हैं। नए साल के मौके पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने अपने बधाई संदेश में कहा कि नए साल की सुबह नई ऊर्जा के साथ हमारे जीवन में नई खुशियां, लक्ष्य, प्रेरणा और बड़ी उपलब्धियां लेकर के आए। जहाँ वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि आपका 2023 शानदार हो। यह आशा, खुशी और फिर ढेर सारी सफलता से भरा हो। सभी को अद्भुत स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिले। दोस्तों बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर के हमला बोला है। जहां मोदी सरकार ने कहा कि देश को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाएंगे। इसी वादे को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि 5 अर्थव्यवस्था बना देंगे और भाजपा की सरकार ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा कि साल 2022 में बुलेट ट्रेन चलाए जाने की बात कही थी, पर क्या हुआ? 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देने की बात कही थी, क्या हुआ? तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग देश के इतिहास को बदलने नहीं देंगे। आज वही लोग खुद को सच्चा राष्ट्रभक्त बता रहे हैं जिनका आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं रहा। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार केवल लोगों के सपने को बेच रही है। उन्होंने सवाल किया है कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिए जाने का वादा किया, पर कहाँ है रोजगार? बिहार में कम संसाधन के बावजूद भी लाखों लोगों को नौकरी दे रहा है। गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की थी कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी तथा 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इसे हम पूरा करेंगे। जी हाँ, साल 2023 में लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले, ये चाहेंगे। चुनौतियाँ जरूर है मगर युवा चिंता नहीं करें, जहाँ सभी को अवसर मिलेगा। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मौके पर अधिकारियों से कहा है कि नियुक्ति की प्रक्रिया को और तेज करें। दोस्तों बात करते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर साल 2024 तक पूरा हो जाएगा। मौजूदा समय में मंदिर निर्माण का आधा से अधिक कार्य पूरा हो चुका है। जहाँ लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मंदिर में राम विराजमान होंगे। एक और राम मंदिर दुनिया भर की आस्था का केंद्र बनेगा, तो वहीं योगी सरकार ने रामनगरी को विश्व के आध्यात्मिक पर्यटन के नक्शे पर नई पहचान दिलाने के लिए दिव्य अयोध्या, भव्य अयोध्या
बनाने की योजना बनाई है। ये योगी सरकार ने साल 2017 में पहली बार अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य आयोजन करके साफ संकेत दिया था कि अयोध्या सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में अयोध्या के विकास के साथ कोई समझौता नहीं होगा। अयोध्या में राम मंदिर का शिला पूजन होने के बाद सरकार रामनगरी के विकास में जुटी हुई है। दोस्तों, बात करते हैं कि नए साल में भारतीय रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। यह बड़ा कदम उठाते हुए 231 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। इसके साथ ही कई ट्रेनों को टाइमिंग बदल दी गई है, कईयों को रूट बदल दिए गए हैं। रेलवे के इस कदम से यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे ने जिन ट्रेनों को कैंसिल किया है उनमें पैसेंजर मेल एक्सप्रेस गाड़ियाँ शामिल है। यूँ तो रेलवे ने इस कदम के पीछे कोई सटीक कारण तो नहीं बताया है, लेकिन ख़राब मौसम, पटरियों के मेंटेनेंस, दूसरे कारणों को ट्रेन कैंसिलेशन के लिए जिम्मेदार माना है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि बेगूसराय में आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। जब पिछले 1 साल के भीतर आवारा कुत्तों के काटने से अब तक करीब 10 लोगों की जान जा चुकी है। ताज़ा मामला बछवाड़ा थाना क्षेत्र के अरवा पंचायत से सामने आया है, जहां आवारा कुत्तों के हमले की शिकार हुई एक और महिला की इलाज के दौरान जान चली गई। मृतक महिला की पहचान बछवाड़ा थाना के अंतर्गत अरवा पंचायत के वार्ड संख्या 4 निवासी सुखदेव यादव की पत्नी गीता देवी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि गीता देवी शनिवार को किसी काम से खेत की तरफ से गई थी। इसी दौरान कुत्तों के झुंड ने उस पर अचानक हमला बोल दिया, जिससे वे बुरी तरीके से लहूलुहान हो गई थी। बाद में ग्रामीणों के पहुंचने पर आवारा कुत्ते मौके से भाग खड़े हुए, जिसके बाद गीता देवी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान जान चली गई। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।